हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या दे रखा है? फाइंड गोफ एंड फोग इफ एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर सो दैट गोफ डज नॉट इक्वल्स टू फोग। ये अपने को बताना है बच्चों। चलिए अभी करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे अपन, क्या गोफ और फोग डिफाइन होंगे क्या। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या चेक करेंगे? सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे क्या गोफ और फोग डिफाइन है क्या। तो यहाँ पे देखिए एफ आर से आर है, जी भी आर से आर है। तो अगर मैं बात करूँ एफ अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है और जी का अनदर फंक्शन है जो बी से सी में डिफाइन है, तो गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? गोफ ए से सी में डिफाइन होगा, एफ के डोमेन से जी के को डोमेन में। कब? जब ये इक्वल हो। तो ये इक्वल होने कंपलसरी नहीं है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो फंक्शन एफ है, एफ का जो को डोमेन है वो जी के डोमेन का कोई सबसेट होना चाहिए। अब अपने को ये पता है कि जो एवरी सेट है वो भी इटसेल्फ का क्या होता है? सबसेट होता है। तो आपके 12th लेवल पे यहाँ जो क्वेश्चंस दे रखे होंगे ना, वो जनरली इसी टाइप के होंगे कि ये सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। बाकी एक्चुअल में इक्वल की कंडीशन नहीं होती है। रियल कंडीशन तो क्या होती है कि अगर गोफ को डिफाइन करना है तो डिफाइन कहाँ से कहाँ होगा? एफ के डोमेन से जी के को डोमेन में। कब? जब एफ का को डोमेन जी के डोमेन का सबसेट हो तब। लेकिन अपने तो यहाँ क्या है, 12th लेवल पे इक्वली मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब अगर मैं बात करूँ फोग के लिए, तो फोग कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? जी के डोमेन से एफ के को डोमेन में। कब? जब ये इक्वल होंगे। 12th लेवल पे अपन इक्वल वाली कंडीशन लेके चलेंगे, यहाँ पे इक्वली मिलेंगे। अब देखो ए और सी क्या है? अलग अलग सेट है, और कहीं पे भी अपने को ये नहीं पता है कि जी का जो कोडोमेन है वो ए के डोमेन का क्या है? सबसेट है कि नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या ये डिफाइन ही नहीं होगा। जब डिफाइन ही नहीं होगा तो आगे फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो यही चीज़ अपन सबसे पहले चेक करनी है। तो यहाँ भी आर से आर है, तो गोफ और फोग भी क्या हो जाएंगे? आर से आर में ही क्या हो जाएंगे? डिफाइन हो जाएंगे। जब डिफाइन होंगे तो फिर अपन आगे क्या करेंगे? गोफ और फोग फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो इक्वल आ गए तो इक्वल होंगे, अदरवाइज अनइक्वल हो जाएंगे। According to question, given that क्या दे रखा है? अपन लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे। एफ आर टू आर कोई फंक्शन है और किस टाइप से है? एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, एंड जी कोई अनदर फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइन है, और जी एक्स क्या दे रखा है? 3x स्क्वायर दे रखा है बच्चों। जी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। नाउ गोफ आर टू आर एंड फोग आर टू आर डिफाइंड एज। किस टाइप से हो जाएगा? सबसे पहले तो गोफ एक्स निकाल लेते हैं। तो गोफ एक्स क्या हो जाएगा? क्या बताया था? ये जो ऑफ वाला ओ जो लिखा हुआ है उसको हटा के ब्रैकेट बना देंगे, तो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो जी ऑफ एफ एक्स कितना है? कोस एक्स है, तो ये हो जाएगा जी कोस एक्स। और जी वाले में जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या कर देंगे अपन? कोस एक्स रख देंगे, तो 3 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एंड फोग एक्स, तो फोग एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या दे रखा है? 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? एफ वाले फंक्शन में
x को रिप्लेस कर देंगे किससे, 3x² से, तो ये cos x है तो ये क्या बन जाएगा, cos 3x² बन जाएगा। क्या 3 cos स्क्वायर x cos 3x² के इक्वल होगा क्या? ये ऐसा नहीं है कि मान लो कि कभी अपने कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि एक आधी बार कोई इक्वल हो गया, क्या ऑलवेज ऑल रियल नंबर्स के लिए इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, दो डिफरेंट फंक्शन है। तो यहाँ से क्लियरली क्या देख कह सकते हैं अपन कि गोफ डज नॉट इक्वल्स टू फोग एक्स। सिंस 3 cos स्क्वायर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू cos 3x², किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि इसमें गोफ का जो डोमेन है वो भी R है, फोक का डोमेन है वो भी R है, तो एक साथ ही R लिख दिया। तो चाहे आप किसी से गोफ के लिए लो चाहे फोक के लिए, लेना तो x R के लिए है, और सारे के सारे R के लिए हमेशा फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए ये ऑलवेज इक्वल नहीं होंगे। तो दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, गोफ डज नॉट इक्वल्स टू फोग। ये एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है बच्चों, जब अपन कंपोजिशन निकालते हैं सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो f और g जो गिवन फंक्शंस हैं, जब उनका कंपोजिशन कर रहे हैं, चाहे वो g का g में कंपोजिशन करें, f का f में कंपोजिशन करें, g का f में करें या f का g में, उस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि क्या कंपोजिशन जो फंक्शन है वो डिफाइन है भी कि नहीं है, पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। अगर डिफाइन होगा तो फिर आगे कंपोजिशन करके जो कंपोजिट फंक्शन मिलेगा वो फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज वहीं पे बोल देंगे द गिवन कंपोजिशन ऑफ गिवन फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, रीजन अपन मेंशन कर देंगे। पॉसिबल कब नहीं होगा, जैसे अपन f का g में अपन कंपोजिशन कर रहे हैं या g का f में कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको देखेंगे अपन, जैसे गोफ निकालना है तो गोफ के लिए क्या करेंगे, f का कोडोमेन और g का डोमेन चेक करेंगे। अगर ये इक्वल है या f का कोडोमेन g के डोमेन का सबसेट है तो कंपोजिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। हेलो, हाँ बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 थोड़ा इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि इसके बेसिस पे बाद में अपने पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे नेक्स्ट पेज पे, जैसे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है डेफिनेशन नंबर 9 वगैरह, एग्जाम्पल नंबर 21 भी दे रखा है, और आगे जो एग्जाम्पल 23, 24 जो भी हैं वो डेफिनेशन 9 के बेसिस पे, इन्वर्टिबल फंक्शन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो क्या होगा कैसे होगा वो तो बाद में बताएंगे, एक बार थोड़ा सा केयरफुली देखना इसको। एग्जाम्पल 17, so that if f कहाँ से डिफाइन है, r माइनस 7/5 मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 7/5। 7/5 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब का क्या है, सेट जो होगा वो इस f का डोमेन होगा। इसका रीज़न क्या है, रीज़न जब आप फंक्शन को देखोगे तो चेक देख के बता सकते हो, डिनोमिनेटर क्या है 7/5 नहीं हो सकता, और ये हो जाएगा r माइनस 3/5 इज डिफाइंड बाई f(x) इक्वल्स टू 3x + 4 अपॉन में 5x - 7 एंड g फ्रॉम r - 3/5
टू r माइनस 7/5 is defined by gx इक्वल्स टू 7x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस 3 देन फोग इक्वल्स टू IA एंड गोफ इक्वल्स टू IB वेयर IA का मतलब क्या है बच्चों? आइडेंटिटी फंक्शन। जो f(x) इक्वल्स टू x होता है उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? 1 पुट किया तो 1 मिलेगा, 2 पुट करें तो 2, 3 पुट करें तो 3, जो पुट करें वही मिल रहा है, x पुट करें तो x ही मिल रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी गायब नहीं हो रही उसकी, जो पुट किया वही मिल गया। तो इस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। IA का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट A और IB का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट B। अब A और B किसको बोला है वो यहाँ पे अभी लिख लेते हैं अपन। where A equals to R minus 3/5, B equals to R minus 7/5, IA x इक्वल्स टू x। देखो इन्होंने आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन भी अच्छे से मेंशन करके दे रखी है। ये तो किसके लिए दे रखा है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। और IBX किसको बोल रखा है इन्होंने? IBX इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B। आर कोल्ड आइडेंटिटी फंक्शंस on sets A and B respectively। तो उन्होंने अच्छे से मेंशन करके भी दे रखा है कि ये सेट A क्या है, IA क्या है, IB क्या है, सारी बातें यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर करके दे रखी हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन A और B लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? सेट्स A इक्वल्स टू A तो किसको का है? R माइनस 3/5 को, एंड B R माइनस 7/5। ये तो A दे रखे हैं। अब उसके बाद में फंक्शन f कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? B से A में। अगर इसको अपन B मानेंगे और ये A है तो फंक्शन f हो जाएगा B से A में। और g कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? g हो जाएगा बच्चों A से B में। and two functions f and g are defined as। f और g किस टाइप से डिफाइन है? जो फंक्शन f है वो तो a से
ए से नहीं होगा, बी से होगा। एफ आर माइनस 7/5 है, तो इसको सेट बी बोल रखा है। तो एफ जो फंक्शन है वो तो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, बी से ए में। और किस टाइप से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है 3x + 4 अपॉन में 5x - 7। एंड जो फंक्शन g है, g कहाँ से कहाँ डिफाइन है, a से b में। और किस टाइप से डिफाइन है, gx इक्वल्स टू 7x + 4 अपॉन में 5x - 3। अब सब अपने को देखो, गोफ और फोक आई और आई बी ये प्रूव करना है अपने को। तो ये तो प्रूव तब करेंगे ना जब गोफ और फोक डिफाइन होंगे। तो सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना है क्या गोफ और फोक डिफाइन होंगे क्या। गोफ की बात करेंगे तो गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, एफ के डोमेन से जी के को डोमेन में। जब ये बीच में जो रिमेनिंग रह गए वो या तो ये इसका सबसेट हो या इक्वल हो, तो ये इक्वल है तो गोफ डिफाइन हो जाएगा। फोक की बात करेंगे, फोक जी के डोमेन से एफ के को डोमेन में, तो ए से ए में डिफाइन होगा क्योंकि ये बी इक्वल है। तो इसका मतलब गोफ और फोक दोनों डिफाइन है। अब गोफ और फोक डिफाइन है तो फिर आगे अपन गोफ और फोक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनको लिख देते हैं, नाउ गोफ एफ के डोमेन से जी के को डोमेन में, बी से बी में, एंड फोक कहाँ से कहाँ हो जाएगा, जी के डोमेन से एफ के को डोमेन में। तो ये गोफ तो हो जाएगा बी से बी में, मीन्स एलिमेंट सब्स्टिट्यूट पुट कहाँ से करेंगे, बी से, और मिलेगा भी कहाँ, बी में ही। और फोक में पुट करेंगे ए से और मिलेगा भी ए में ही। आर डिफाइंड एज, सबसे पहले गोफ निकाल लेते हैं। तो गोफ एक्स, गोफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, जी ऑफ एफ एक्स। अब जी वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो एफ एक्स से। तो 7x, एक्स किसके क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 5f(x) - 3। तो 7f(x), f(x) क्या है, f(x) ये रहा 3x + 4 अपॉन में 5x - 7 प्लस में 4 अपॉन में 5f(x), और f(x) क्या है 3x + 4 अपॉन में 5x - 7 माइनस का 3। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर जाएगा तो ये 7 3 जा 21x प्लस 7 4 जा 28 प्लस में 5 4 जा 20x और माइनस में हो जाएगा 28 अपॉन में 5 3 जा 15x प्लस 5 4 जा 20 और माइनस में 15x और माइनस माइनस हो गया प्लस 7 3 जा 21। तो ये x वाले अगर अपन काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 21 और 20 हो गया 41x और 28 से 28 कैंसिल आउट, नीचे x 15x से 15x कैंसिल आउट, 20 और 21 कितना हो गया 41। 41x को 41 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। ये x कहाँ मिला है, गोफ में। f में वैल्यू कहाँ से पुट कर रहे हैं, f में वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे गोफ में जो वैल्यू है वो कहाँ से पुट कर रहे हैं, b से, तो b से b में मिल रहा है। तो गोफ x आ गया x, तो इसका मतलब ये बन गया आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ IBX, और किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b के लिए। तो पहला काम तो हो गया कि गोफ अपने को प्रूव करना है, कहाँ गया, हाँ गोफ प्रूव करना है IB। तो गोफ क्या हो गया, IB हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट B। ऐसे ही
अपन फोग के लिए अब निकालते हैं, एंड फोग एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। एफ वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ अपने को एक्स दिख रहा है उसको जी एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो एफ ये रहा, इसमें एक्स को जी एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा 3gx प्लस में 4 अपॉन में 5x, x किस जगह रख दिया gx, और माइनस में क्या हो गया 7 हो गया। अब क्या करो, gx की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 3gx, gx कितना है ये रहा 7x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस 3 प्लस में 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 5gx, और gx है 7x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस 3 माइनस का 7। एलसीएम लेंगे तो 7 3 जा 21x प्लस 4 3 जा 12 है, प्लस में 5 4 जा 20x माइनस में 4 3 जा 12 है, अपॉन में 7 5 जा 35x प्लस 5 4 जा 20 माइनस में 7 5 जा 35x और माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल आउट, 20 और 21 कितना हो गया, ये हो गया 41x, अपॉन में यहाँ पे देखिए 35x से 35x कैंसिल आउट, 20 और 21 कितना हो गया 41, 41x को डिवाइड करेंगे 41 से तो ये आ जाएगा x। अब बात कर रहे हैं फोक के लिए, फोक कहाँ से कहाँ डिफाइन है, a से a में, मीन्स ये जो x की वैल्यू ली है वो कहाँ से लिए a से लिए, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, किस में बन गया सेट a में, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं, हेंस फोग इक्वल्स टू आई ए एंड गोफ इक्वल्स टू आई बी, हेंस फोग इक्वल्स टू आई ए एंड गोफ इक्वल्स टू आई बी। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 17। अब इसमें मैं एक बात, अभी एक पॉइंट बताना चाहूँगा आपको, वो बाद में अच्छे से याद कर लेना, और अभी अपने पास रिजल्ट भी आएगा एक दो एग्जाम्पल के बाद में। अगर अपने पास में 2 फंक्शन इस टाइप से गिवन है कि उनका कंपोजिशन लेने पे आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए तो वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। वापस सुन लो, अगर अपने पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 2 फंक्शन का कंपोजिशन, मतलब दोनों ये होने चाहिए कि फोग तो जैसे आई ए आ गया, गोफ आई बी आ गया, तो अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ जो फंक्शन f और g हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। फंक्शन f(x) का जो इन्वर्स होगा, इन्वर्स फंक्शन, तो वो हो जाएगा g, और g का इन्वर्स फंक्शन होगा वो होगा f, इन्वर्टिबल फंक्शन होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 17 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 18, so that if f is defined from A to B,
and g is defined from B to C R11, then GOF defined from A to C is also 1 1। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, आप एज ए रिजल्ट भी इसको यूज में लेना चाहो तो ले सकते हो। कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार आ जाता है, एनडीए वगैरह में तो जनरली उनका फेवरेट क्वेश्चन है। इस टाइप से 4 ऑप्शन रहते हैं कि एफ और जी अगर 1 1 है तो बताओ नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा 1 1 होगा। गोफ 1 1 होगा, फोग होगा, एफ होगा, जी ऑफ जी होगा, या इस टाइप से दे दिया कि गोफ 1 1 ऑन 2 होगा, फोग 1 1 ऑन 2 होगा। तो फिलहाल 1 1 के लिए रिजल्ट याद रख लो कि अगर एफ और जी 1 1 होंगे तो उनका कंपोजिट फंक्शन गोफ भी क्या होगा, 1 1 होगा। वापस बता रहा हूँ, अगर एफ ए से बी में और जी बी से सी में डिफाइन कोई फंक्शन है और इस टाइप से है कि वो दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, 1 1 है, तो गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन हो जाएगा, ए से सी में, वो भी क्या होगा, 1 1 होगा। कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखिए 1 1 वाला वही तरीका जो अपन पहले यूज में लेते हैं कि अगर एफ एक्स वन इक्व टू एफ एक्स टू हो तो एक्स वन इक्व टू एक्स टू ले आए। मतलब जब इमेजेस सेम है तो डोमेन के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होनी चाहिए। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर 1 1 functions। अगर एफ ए से बी में और जी बी से सी में डिफाइन है तो गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ए से सी में। इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, देन गोफ एफ के डोमेन ए से जी के कोडोमेन सी में। जब एफ का कोडोमेन क्या हो, जी के डोमेन का सबसेट हो, तो एफ कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ए से सी में डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब गोफ में जो वैल्यूज लेंगे अपन पुट करेंगे वो ए से पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, और जो मिलेगी डोमेन के एलिमेंट्स की इमेजेस वो कहाँ मिलेंगे अपने को, सी में। नाउ लेट x1, x2 belongs to A such that, अब अपने 2 एलिमेंट ले लिए x1 और x2, वो इस टाइप से बिलोंग कर रहे हैं कि गोफ x1 किसके इक्वल आ जाएगा, गोफ x2 के। क्यों, क्योंकि अपने को 1 1 प्रूव करना है गोफ को। अब कोई भी फंक्शन हो जिसको 1 1 प्रूव करना है, जैसे f को 1 1 प्रूव करना तो f x1 f x2 के इक्वल लूंगा और x1 x2 के इक्वल आना चाहिए। जैसे g को 1 1 प्रूव करना है तो g x1 g x2 के इक्वल लूंगा, x1 x2 के इक्वल आना चाहिए। मान लो h x कोई फंक्शन है उसको 1 1 प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, h x1 h x2 के इक्वल लेंगे और लास्ट में x1 x2 के इक्वल। तो ऐसे ही अगर गोफ को 1 1 प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे अपन, गोफ x1 गोफ x2 के इक्वल लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तब तो ये 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कैसे करेंगे अब, गोफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, एक्स किस गया x1 है तो जी ऑफ एफ x1, और ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ x2। तो अगर जी ऑफ एफ x1 जी ऑफ एफ x2 के इक्वल है तो एफ x1 किसके इक्वल हो जाएगा,
एफ एक्स टू के। अब इस लाइन को समझना ये कैसे हुआ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, G11 है। अगर G11 होने का मतलब क्या है कि Gx1 किसके इक्वल हो, Gx2 के इक्वल हो, तो इसका मतलब x1 x2 के इक्वल आएगा। या अगर x1 x2 की जगह a और b ले लेते हैं कि मान लो Ga Gb के इक्वल है तो a b के इक्वल आना चाहिए। मान लो Gp Gq के इक्वल है तो PQ के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये तो 1 1 है। तो अगर इमेजेस सेम है तो डोमेन के एलिमेंट भी। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे देखो G के अंदर यहाँ x1 की जगह fx1 आ गया, x2 की जगह क्या आ गया, fx2 आ गया। कंडीशन तो ऐसी ही बन रही है एक तरह से। या जैसे मान लो कि fx1 को एक तरह से p माने, fx2 को अपन q माने, तो gp इक्वल टू gq1 रहे इस टाइप से। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि g तो 1 1 है। अगर g 1 1 है तो gx1 gx2 के इक्वल है, तो x1 x2 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। मतलब g में जो एलिमेंट्स अपन रख रहे हैं, इमेजेस जो मिल रही है, तो एलिमेंट भी इक्वल p q रखे अपन ने g में, तो यहाँ पे gp अगर gq के इक्वल आ गया तो p q के इक्वल आना चाहिए। a और b रखे, अगर ga gb के इक्वल है तो a b के इक्वल आना चाहिए। ऐसे g fx1 अगर g fx2 के इक्वल है और g 1 1 है तो fx1 क्या होना चाहिए, fx2 के इक्वल आना चाहिए। इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ऐसे अपन मर्जी से लिखते थे, फिर ये जो स्टेटमेंट दे रखा है 1 1 वाला, इसका तो कोई यूज ही नहीं आता। तो यहाँ पे अपन ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस g इज 1 1। अब देखो बच्चों fx1 इक्वल्स टू है किसके, fx2 के, और f भी क्या बोल रखा है, 1 1 है। अगर फंक्शन f 1 1 होता है तो क्या कंडीशन होगी, अगर fx1 fx2 के इक्वल होगा तो क्या मिलना चाहिए, x1 x2 के इक्वल मिलना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के। कैसे पता चला अपने को, सिंस f इज 1 1, f 1 1 है बच्चों। तो f अगर 1 1 है तो fx1 fx2 के इक्वल है, तो x1 x2 के इक्वल होगा। अब यहाँ से देखिए गोफ x1 गोफ x2 के इक्वल अपन ने अज्यूम किया था और x1 इक्वल्स टू x2 मिल गया अपने को। मीन्स जब को डोमेन में इमेजेस इक्वल है, किस फंक्शन के लिए, गोफ के लिए, तो गोफ के को डोमेन में, गोफ ए से सी में डिफाइन है, तो यहाँ पे गोफ के को डोमेन में जब इमेजेस इक्वल हैं तो डोमेन के एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। इट मीन्स डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और यही अपने को प्रूव करना है। यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू A। व्हेन images in codomain are same, then elements of domain are also same. This implies for distinct elements of domain there are distinct images available in codomain। तो इसका मतलब क्या है, डोमेन के डिफरेंट डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगी। दिस इंप्लाइज किस फंक्शन की बात हो रही है, गोफ की बात हो रही है। तो गोफ इज 1 1। ये एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट हो गया बच्चों। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर लेना आप अच्छे से कि जब f और g टू फंक्शन इस टाइप के हैं कि वो दोनों 1 1 है, तो उनका कंपोजिट फंक्शन गोफ भी क्या होगा, 1 1 होगा।
नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 19, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है पहले तो इसको। सो दैट if f a to b and g b to c are on to then गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, एफ के डोमेन से जी के को डोमेन, मतलब ए से सी में, क्योंकि वो बी इक्वल है आपस में। देन गोफ विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी इज ऑल्सो ऑन टू। देखो बच्चों, एफ ए से बी में और जी बी से सी में क्या फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, तो गोफ क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। रिजल्ट याद रखना, पीछे वाले में क्या था कि अगर एफ और जी 1 1 है तो गोफ 1 1 होगा। अब क्या है, एफ और जी अगर ऑन टू है तो गोफ ऑन टू होगा। इसका मतलब अगर एफ 1 1 ऑन टू है तो गोफ क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू हो जाएगा। तो अगर एफ और जी बाइजेक्टिव फंक्शन है तो गोफ भी क्या होगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब इसको देखो, पहले तो मैं समझा देता हूँ कैसे लिखेंगे, फिर लैंग्वेज के साथ लिख लेते हैं। थोड़ा सा एक बार ये लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी are on to functions. Since f is defined from a to b and g is defined from b to c, then गोफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। अब बच्चों पर ऑन टू प्रूव कैसे करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई से, कि मान लो एफ ए से बी में कोई फंक्शन है, तो अपन क्या करेंगे, अपन वाई बिलोंग्स टू बी कोई एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसके लिए एक्स बिलोंग्स टू ए ऑलवेज प्रेजेंट हो। मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि को डोमेन के ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए क्या होगा, डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल होगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे काम में लेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, गोफ के लिए प्रूव करना है, तो गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, गोफ ए से सी में डिफाइन है। अगर गोफ ए से सी में डिफाइन है, इसका मतलब सी के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए ए में क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई प्री इमेज अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो गोफ क्या हो जाएगा, ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले सी में मानेंगे, तो 3 सेट हो गए ना, ए बी सी, तो एक्स वाई जेड मान लेते हैं। समझने के हिसाब से अभी लैंग्वेज में करवा दूंगा। अपन मान लेंगे कि सबसे पहले कोई जेड है जो किस में है, सी में है, और वाई कोई एलिमेंट है जो बी में है। तो इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा कि जी वाई किसके इक्वल आएगा, जेड के इक्वल आएगा। अब जी वाई जेड के इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि जी ऑन टू है। जी ऑन टू होने का मतलब क्या है कि जी के को डोमेन के, अब जी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, बी से सी में, तो ये मैंने जेड सी में ले लिया और ये बी में ले लिया, तो इसका मतलब सी के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या होगा, कोई इसमें डोमेन में बी में प्री इमेज अवेलेबल होगी, तो जी वाई जेड के इक्वल हो जाएगा। तो ये कहाँ से आ गया, जी ऑन टू है, यहाँ से आ गया। अब उसके बाद में, अब y बिलोंग्स टू बी है, y बिलोंग्स टू बी है, तो x बिलोंग्स टू a,
एक किस टाइप से एलिमेंट मान लिया कि एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वाई क्या है, बी का कोई एलिमेंट है और एक्स ए का एलिमेंट है। एफ दे रखा है ऑन टू, इसका मतलब एफ के को डोमेन बी में से ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए एफ के डोमेन ए में प्री इमेजेस अवेलेबल होंगी। तो इसका मतलब एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, वाई के। तो अगर अपन बात करें किसमें, गोफ जेड में, गोफ एक्स में, तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। अब एफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के, तो यह आ जाएगा जी वाई, और जी वाई किसके इक्वल है, जेड के, तो यह आ जाएगा जेड। तो गोफ एक्स किसके इक्वल आ गया, जेड के। इस सिचुएशन को समझना, देखो अगर जी बी से सी में डिफाइन है, तो अगर मैंने बी से लिया है वाई और सी से लिया है जेड, तो जी वाई जेड के इक्वल आ गया। ऐसे ही अगर एफ ए से बी में डिफाइन है, ए से मैंने लिया है एक्स और बी से लिया है मैंने वाई, तो एफ एक्स वाई के इक्वल आ गया। तो ऐसे ही अगर गोफ ए से सी में डिफाइन है, ए से अपन ने लिया है एक्स और सी से लिया है जेड, तो गोफ एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, जेड के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब सेट सी जो इस गोफ का को डोमेन बन रहा है, उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या है, डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है। अगर ऐसी बात है तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब इसी को लिख लेते हैं। आपकी बुक में भी बहुत शानदार लैंग्वेज दे रखी है, अगर बुक वाली फॉलो करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट y बिलोंग्स टू b एंड z बिलोंग्स टू c exist such that gy equals to z since g is onto and x belongs to a and y belongs to x belongs to a and y belongs to b exist such that f(x) equals to y since f is onto. Now गोफ x इक्वल्स टू हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स को लिख दूंगा मैं y, क्योंकि एफ एक्स क्या है, y के इक्वल होगा। यहाँ एक बार फिर से मेंशन कर देते हैं, सिंस f इज ऑन टू, और जी वाई किसके इक्वल है, z के इक्वल है। कैसे पता चला, सिंस z इज ऑन टू। तो दिस इंप्लाइज गोफ एक्स किसके इक्वल आ गया, गोफ एक्स आ गया z के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि c के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए a में प्री इमेजेस अवेलेबल हैं। तो दिस इंप्लाइज फॉर ईच एंड every element of C there is a pre-image available in E. This implies गोफ इज ऑन टू। तो अगर बच्चों g और f क्या है, ऑन टू है, तो गोफ भी क्या होगा, ऑन टू होगा। अगर ये वाली बुक आपको ये वाली जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आए, तो बुक में लैंग्वेज बहुत अच्छी दे रखी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो इस एग्जाम्पल में, वहाँ से लिख लेना, एक ही बात है। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी के एग्जांपल्स वगैरह ट्राई करना, जो भी मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनको माइंड में रखना, कहीं ना कहीं इनका यूज होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।